मैं जन्म से ही गरीब हूँ, मैं गरीब घर में पैदा ही हुआ हूँ। चलत मुसाफिर करने के बाद मुझे रोल ऐसे ऑफर होते थे कि मुझे लगता था कि तो इससे बढ़िया तो मैं सिंगिंग में कर रहा हूँ। तो लोग भी बोले यार इसको कौन समझाए, इसको कौन देखेगा। नमस्कार। आज सक्सेस स्टोरी में कहानी उस धरती पुत्र, उस किसान पुत्र की जिसने अपने संघर्ष से, अपने दम पर, अपने टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में न सिर्फ एक मुकाम हासिल किया, बल्कि जुबली स्टार के नाम से वो जाने जाते हैं। भोजपुरी की माटी से आने वाले, भोजपुरी की आन बान शान दिनेश लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं दिनेश लाल जी? बहुत धन्यवाद भैया, मैं ठीक हूँ और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका कि आपने अपने शो में मुझे आने का अवसर दिया और मेरे बारे में जो कुछ भी हमारे दर्शकों को पता है, उसके अलावा भी उनके मन में जो उत्सुकता होती है, तो वो भी पूरा हो जाएगी क्योंकि आपका शो मैं देखता हूँ, तो आप जिस तरह से जर्नी को बताते हैं, निकालते हैं, तो वो मेरे लिए भी एक अच्छा अवसर है कि मैं अपने बारे में और भी लोगों को बता पाऊँ। दिनेश भैया, आज ना आपको सफल स्टार के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर सब कोई जानता है, लेकिन उसके पीछे अथक संघर्ष, अथक मेहनत है। और शुरुआती दिनों से मैं बात करता हूँ, मैं तो जानता ही हूँ, लेकिन अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताइए। कैसे वो गायकी तो हमेशा से रही है अंदर में, कि भैंस के ऊपर बैठ के भी दिन रात गाना गाते हुए, रियाज़ करते हुए, बड़े भाई को प्रेरणा मानते हुए आपने वो इस जगत में, इस जो सिनेमाई जगत या गायकी में आने की हमेशा से एक इच्छा रखी थी। कुछ बचपन के बारे में बताओ अपने? बचपन भी बहुत अच्छा था क्योंकि बचपन में हम लोग अपने पिताजी के साथ रहते थे और मेरे पिताजी की भी ये इच्छा थी कि मैं गायक बनूँ। क्योंकि जब कलकत्ता में हम लोग थे और कलकत्ता में जब उनको ऐसे बुलाया जाता था कि ये विजय लाल यादव के चाचा हैं, तो उनको बड़ा प्राउड होता था कि विजय भैया बहुत बड़े सिंगर हैं और इस वजह से उनको बहुत सम्मान मिलता था। तो उनका जब प्रोग्राम वो प्रोग्राम गाते थे 1 दिन साल में, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। तो वो मुझे भी अ, गाना देते थे कि तुम सीख लो, तुम भी गाना मंच पे। तो मैं भी सीख लिया और मैं उनके मंच से ही शुरुआत किया, अपने पिताजी के मंच से ही। और जब एक समय ऐसा आया कि पढ़ाई भी पूरी हो नहीं पाई थी, हम लोग 12वीं तक ही कलकत्ता में पढ़े, उसके बाद पिताजी रिटायर हो गए। तो अब ये था कि पढ़ाई आगे करनी है और हम लोग आ गए गाजीपुर अपने गाँव और वहाँ हमने बीकॉम में एडमिशन ले लिया, क्योंकि पिताजी की एक इच्छा ये भी थी कि पढ़ लिख के भाई बैंक में नौकरी मिल जाए तो हम कैशियर बने, जिसके पास कैशियर पूरा बन कैश जाओ। रहे। हाँ, तो हम बीकॉम भी करने लगे। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो कहीं नौकरी भी करते हैं 55 साल, 60 साल की उम्र तक। उसके बाद जो उनके पूरे जीवन की जमा पूँजी होती है ना, उस जमा पूँजी में 2 ही काम हो पाता है। एक छोटा-सा छत बन जाता है, एक कमरे का घर बन जाता है। तो हम लोगों के पास भी वही टूटा-फूटा झोपड़ी थी और मिट्टी का घर था। तो एक तो उन्होंने पैसे जो उनको मिले थे उससे एक घर बना दिया और बाकी बहन की शादी कर दी और उसके बाद हम लोग सब बेरोज़गार। पिताजी की नौकरी हो ही चुकी थी। तो अब जब दिक्कतें आने लगी घर में कि अब घर चलाना मुश्किल होने लगा, तो उन्होंने एक बात कही मुझसे कि मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं मुंबई चला जाऊँ। तो मैं बोला क्या करेंगे मुंबई जाके? बोले अपने गाँव के बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे नौकरी करते हैं। तो कलकत्ता से तो मैं रिटायर हो गया, अब चलता हूँ मुंबई में कमाता हूँ। तो मैं बोला नहीं, अब आपकी एज वो नहीं है। अब कहीं जाना होगा तो हम जाएँगे। तो आप कहिए तो हम पढ़ाई छोड़ के हम निकल जाते हैं। पर अब आप नहीं जाएँगे, आप घर पे रहिए। आप तो पूरा जीवन आपने दिया है हम लोगों को पढ़ाने के लिए, परिवार चलाने के लिए। तो
उस दौरान मैं गायकी भी शुरू कर दिया था, गाना भी गाता था और फिर धीरे-धीरे गायकी चलने लगी, प्रोग्राम मिलने लगे, तो मैं पढ़ाई से हट के ज़्यादा ध्यान अपने स्टेज शो पे देने लगा, अपने गायकी पे देने लगा और फिर गायकी चल पड़ी। अच्छा खासा प्रोग्राम करने लगा, बहुत स्टेज शो करने लगा। फिर एक एल्बम भी आ गया। निरहुआ सेटल रहे से पहले ना एक और एल्बम आ गया था जो बहुत हिट हो गया था। बुढ़वा मलाई खाला बुढ़िया खाले लपसी, केहू से न कम बा पतोहिया पिए पे पसी। जिसमें अमिताभ बच्चन की फोटो थी, वो वाला है क्या ये? जी, वही है। और उस समय अमित जी पूरा एकदम जो यंगस्टर आए थे, उनको सबको उनके ऊपर टक्कर छाए दे हुए रहे थे, थे। हाँ। तो वो खूब चला और वो चलने के बाद फिर जो है उसके बाद ही मुझे मौका मिला वो गाना गाने का, निरहुआ सटल रहे। और वो आने के बाद जो भी स्ट्रगल था, वो सब समाप्त हो गया और फिर अब आगे जो है अच्छे स्टेज शोज़ होने लगे, फ़िल्मों में भी मौका मिल गया और फिर हम लोग लेकिन वो गाज़ीपुर से मुंबई आने के पीछे भी कहानी बहुत कमाल है। मतलब आपका एक स्टेज शो है और वहाँ आप माँ वंदना पहले उससे शुरुआत कर रहे जी, हो जी, जी, जी। और एक लठैत टाइप का बाहुबली का ख़ास कोई था, उसने लठैत कोई नहीं था, शूटर था। शूटर। हाँ, तो वो समय ऐसा था ना कि आप चूँकि बनारस से हैं, तो आपको पता होगा कि बनारस, गाज़ीपुर, गोरखपुर, हमारा वो आज़मगढ़, ये सारे बेल्ट में पूरे बाहुबलियों का राज था। कुछ बाहुबली ऐसे भी थे जो जेल से ही जीत रहे थे। जेल में बैठे हैं पर जीत रहे हैं, ये हाल था। तो वैसे समय में एक कलकत्ता से पढ़ के आया हुआ लड़का, जो अगर उसको समझ है कि हमारा समाज में क्या अधिकार है और हमको कोई अपनी आस्था के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कोई हमको फ़ोर्स नहीं कर सकता है। वैसे में जब कुछ ऐसी घटनाएँ हुई तो मेरे को लगा कि अरे यार! ये तो क्या ही जगह है, यहाँ से फिर जाना ही पड़ेगा और वही हुआ भी कि गाज़ीपुर में वो शो था और हम लोग बिरहा गाने वाले हम जितने भी लोग हैं, हम देवी वंदना से ही शुरुआत करते हैं या किसी भी कलाकार को आप देखेंगे तो वो सरस्वती वंदना या गणेश वंदना या शिव भजन, यही सब शुरुआत हम ऐसे ही अपने करते हैं। इष्ट को याद करके, इष्ट को उनकी याद वंदना करते करके, हैं, हाँ। फिर हम आगे पूरा प्रोग्राम करते जी। हैं। वो भाई भिड़ गया, बोला नहीं, निरहुआ सटल रहेगा। बोले हाँ, गाएँगे, वो तो गाने ही आए हैं और रात भर गाना ही है, वही गाएँगे। पर हमको हमारा कुछ सिस्टम है, हमारा कुछ अ, ऐसा है, मान्यताएँ हमारी है कि हम उसको मानते हैं, उसको कर लेने दो फिर। वो एकदम अड़ गया। तो मैं भी भिड़ गया कि यार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? पटका-पटकी हो गया मंच पे। आपने धोबी पछाड़ उठा दिया के उसको। पटक दिया, पटक के चढ़ गया छाती में, बोला मुआ दूँगा यहीं, तुम पता ही नहीं किससे भिड़ रहे हो। भाई हम कलकत्ता में पढ़े हुए हैं, हम अक्षय कुमार की फ़िल्में देख के पूरा ताइक्वांडो और सब ब्लैक बेल्ट की ट्रेनिंग लेके आए हैं और तुमको लग रहा है कि ये बिरहा गा रहा है तो कोई बहुत साधारण आदमी है। अरे हम खाली साधारण कुर्ता पैजामा पहने हैं, पर उस कुर्ता पैजामा के अंदर आदमी कौन है तुमको पता ही नहीं है कि वो कराटे चैंपियन है। उठा के पटक के चढ़ गया तो वो भी बहुत चक्का हो गया। उसके बाद फिर हम प्रोग्राम बंद हो गया फिर, लेकिन इस बात को बहुत गंभीरता से हमारे भैया ने लिया और भैया ने कहा कि नहीं, तुम जिस तरह से तुम्हारा तेवर है वो यहाँ ठीक नहीं है, तुम जाओ मुंबई। तो फिर हमको ये था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी तो देख ही रहे थे, समझ ही रहे थे कि हाँ जिस तरह की चीज़ें चल रही है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो हमसे बर्दाश्त होगा भी नहीं और कहीं कुछ गलत होगा तो हम भिड़ जाएंगे, ये हमको पता था। और भिड़ जाएंगे तो उसका अंजाम कितना खतरनाक होगा वो भी सबको पता ही था, होता ही था उस समय वहाँ। तो फिर हम भी आ गए और आकर के फिर यहाँ फ़िल्मों में काम करने लगे। ये फ़िल्मों वाली बात से मुझे याद आया, जो अक्षय कुमार और फ़िल्मों की आप बात कर रहे थे।
उस समय की एक हीरोइन थी करिश्मा कपूर, जो आज भी हैं, जो आपकी बहुत फेवरेट थी और पूरा घर में उन्हीं का पोस्टर लगाया हुआ था। और आगे चल के आपकी फ़िल्मों में भी वो जो नाम है कुछ फ़िल्मों का, मेरे ख्याल से 5 फ़िल्में उनसे, उनकी फ़िल्मों से प्रेरित या वो नाम हाँ, उनसे मिलता-जुलता है। बहुत सारा। और मैं सच में मैं अनाड़ी फ़िल्म देखा, तब से मैं उनका फ़ैन हो गया। और पता नहीं अनाड़ी उनकी पहली फ़िल्म थी क्या? अनाड़ी नहीं, उसके पहले कोई और दूसरी, लेकिन अनाड़ी उनकी एक अनाड़ी अच्छी भी फ़िल्म है। हाँ, उनकी अच्छी फ़िल्म थी जिसमें साउथ के हीरो थे, वेंकटेश, हाँ। वेंकटेश थे। और वो फ़िल्म देखा और उसके बाद कोई ऐसी फ़िल्म नहीं आई होगी उनकी जो हम नहीं देखे होंगे, सब फ़िल्म देखते थे। और मतलब फ़ैन तो ऐसे हो गए कि आपने जैसा कहा। इवन एनसीसी में भाग के भी उनकी फ़िल्म, हाँ, फर्स्ट मैं डे फर्स्ट शो का आपने नियम बना लिया था। नियम बना लिया था कि करिश्मा कपूर की फ़िल्म है तो ये तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखेंगे। और एक बार आर्मी के कैंप में थे और वहाँ हम लोगों की 15 दिन की ट्रेनिंग थी आर्मी की, एनसीसी कर रहे थे हम लोग। और उसमें पता चला कि हम न्यूज़ में देखे कि भाई फ़िल्म लग रही है। तो हमने वहाँ जो हमारे बटालियन के जो थे ऑफ़िसर, उनको हमने कहा कि हम कुछ सामान घट गया है, साबुन और कुछ चीज़ें, वो हम लेने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। तो बोले ठीक है जाओ, और छुट्टी लेके गए। पर वो साबुन और कोई भी चीज़ खरीदने में कितना समय लगता, हम तो चले गए करिश्मा कपूर की फ़िल्म देखने। फ़िल्म खत्म हुई और जब हम पहुँचे कैंप में, तो देखे कि जो मेरी बटालियन के जितने लड़के थे, वो बैठ के ऐसे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं गया तो बोला क्या हुआ? बोला हम लोग को खाना नहीं मिला है और तुम्हारे चक्कर में। और सीओ साहब ने बोला है कि उसको लेके आओ, गया कहाँ? और वो जब तक आएगा नहीं किसी को खाना नहीं मिलेगा। तो अब मैं भी डर गया कि ये तो लगता है कि मामला हाँ सीरियस हो गया। फिर मैं उन लोगों के साथ गया, तो जाके उन्होंने पूछा झूठ मत बोलना, सच बोलना, कहाँ थे? मैं फ़िल्म देख रहा था। बोले अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आर्मी की ना सज़ा भी बड़े कमाल की होती है। उसमें भी आपका कुछ बनेगा ही, बिगड़ेगा नहीं। तो उन्होंने मुझे पुशअप मारने की सज़ा दी। वो बोले मारते रहो, जब तक हम कहेंगे नहीं तब तक रुकना नहीं। वो हम मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे, और जैसे रुकते तो पीछे से एक पड़ जाती थी छड़ी। तो वो ये छड़ी से ये भी आया कि पिताजी भी बहुत पिटाई करते थे, क्योंकि भगवान की आरती करते-करते अचानक से हाँ, घूमे तो फिर करिश्मा की फ़ोटो लगी हुई है। हाँ, क्योंकि पिताजी को भी ये था कि सुबह नहाते थे तो उनको अगरबत्ती जला के देवी-देवताओं के, भगवान हाँ। की पूजा करते थे। पर वो जहाँ-जहाँ देवी-देवता का कैलेंडर लगा के रखे थे, उसके आजू-बाजू पूरे दीवाल पे 1 भी इंच हमने नहीं छोड़ा था, अपने देवी का फ़ोटो करिश्मा जी का लगा रखा था। तो वो जैसे जाते हो, अरे यार तुम क्या करता है? थोड़ा उधर लगा ले, यहाँ अब मैं इनको भी अगरबत्ती दिखाऊँ? तो बोलता था दिखा लीजिए, क्या वो भी देवी ही हैं। तो फिर उस पे बिगड़ जाते थे, पिटाई कर देते थे। ये कभी ऐसा मौका मिला, क्योंकि इतने बड़े आप सुपरस्टार बन गए, करिश्मा से मिले कभी, कभी बता ज़ाहिर कर पाए कि इतने बड़े आप उनके फ़ैन थे? एक फ़िल्म मेरी बनने वाली थी और उसमें मैं उनके साथ काम करने वाला था। पर वो फ़िल्म बन नहीं पाई क्योंकि वो जो राइटर थे हमारे के सिंह जी, वो करने वाले थे। तो उनका देहांत हो गया, उसके बाद वो फ़िल्म बनी भी नहीं, तो मैं कभी मिल नहीं पाया। अच्छा भैया, जो पहले के जो गाने हैं, उनमें सिर्फ़ ये नहीं था कि आपने जिस तरह के गाने गाए, सिर्फ़ पुरुषों में नहीं, जैसे मैं बोल रहा था, महिलाओं में भी। और मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं उस एरिया का हूँ, तो वो जो आपका निरहुआ सटल रहे जो गाना है ख़ासकर, वो महिलाओं को ज़्यादा पसंद था। बूढ़ी औरतें भी गाती थी और बड़ा उसके साथ ना वो मज़े के साथ में और हाँ, मज़े लेके, तो वो उसने आपको और भी ज़्यादा महिलाओं के बीच में और पॉपुलर हर कर किसी दिया। बहुत ज़्यादा। और मैं फ़िल्मों में भी जो आया ना, उसके पीछे भी ब यही बात है जो आप कह रहे हैं। हमारे एक निर्माता थे, सुधाकर पांडे जी। उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी अ, ससुरा बड़ा पैसा वाला, मनोज भैया के साथ। बहुत रिकॉर्ड पैसा कमाया। अरे! मतलब उसी फ़िल्म ने एक रास्ता बना दिया कि गायक लोग हीरो बनने लगे। उसी फ़िल्म की देन है कि मैं भी हूँ, पवन जी हैं,
खेसारी जितने भी लोग आए वो ससुरा बड़ा पैसा वाला की देन है कि भोजपुरी में एक गायक हीरो बने और उसको लोगों ने खूब देखा। मनोज भैया की और भी सारी फिल्में आई, उसको लोगों ने खूब देखा। फिर ये देखिए होता यही है सबके साथ। अब मनोज भैया बड़े स्टार, उन्होंने 2-3 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, तो भाई पैसा तो बढ़ना चाहिए, ये तो कोई गलत है नहीं, वो स्टार भी गलत नहीं है। और प्रोड्यूसर को लगता है भाई तुमको हम मौका दिए और फिर अब पैसा भी बढ़ाएं, तो वो नया स्टार ढूंढने लगे। तो वो गए थे अपने गांव, और वो भी थे सुल्तानपुर के। तो गांव में गए और वो बैठे थे, वही सब चर्चा चल रही थी, बात चल रही। तो उनके परिवार वालों ने पूछा कि क्या बात है, सब ठीक ठाक? बोले हाँ ठीक है, अब एक और फिल्म बना रहा हूँ, मनोज तो बहुत ढेर पैसा मांगत हुआ। तब हम सोचे थे कोनो नया लड़का के लेके फिल्म बनाई। तो उनकी माता जी ने ना उनको निरहुआ सटल रहे ऐसे दिया, बोला ई लो, ये लड़का को लेके बनाओ, बहुत अच्छा है। तो सुधाकर भैया देखे, बोले अरे माई के कैसे समझाएंगे, हीरो ऐसे आसान काम ना है, अभी साधारण सा लड़का दुबला पतला, मैं आप देखे हाँ हाँ होंगे हाँ। बहुत एकदम ऐसे। तो वो अपना गाड़ी में सीडी रखे, बोले अच्छा ठीक हम आइए हम देखो। और गाड़ी में उन्होंने वो सीडी लगा दिया और वो गाना सुनते सुनते एयरपोर्ट गए, सुना उन्होंने और भूल गए, वहीं गाड़ी में छोड़ दिया कि नहीं। फिर वो बताते थे मुझे कि फिर वो आ गए मुंबई, और मुंबई में अपने ऑफिस में बैठे थे, उनके फिल्म का सब चल रहा था, डायलॉग राइटिंग चल रही है, ये वो सब चल रहा है। तब तक एक बारात जा रही थी उनके ऑफिस के नीचे से मुंबई में, और उसमें गाना वही बज रहा है जो उनकी माँ ने उनको गांव में सुनने के लिए दिया था। बोले अरे वो यहाँ भी पहुंच गया। अरे मुंबई में उसको सुन रहे हैं लोग, अरे रे रे रे, सही है, इसको बुला 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 बुला। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, और मैं तो कहीं ना कहीं वो जो फिल्म थी उसका नाम क्या था? चलत मुसाफिर चलत मोहलियो रे, मुसाफिर। तो कहीं ना कहीं वो प्रोड्यूसर साहब की जो माता जी थी उनको मैं पसंद था, वही उन मैंने आपको जो बताया। और जो आपने कहा, तो उन्होंने बताया कि ये लड़का है, इसकी सीडी लो, ये गाना सुनो, ये बहुत अच्छा कलाकार है, इसको लेके बनाओ। तो वहां से मुझे यहाँ एंट्री मिली जो हीरो के तौर पे स्थापित किया ना वो निरहुआ रिक्शा वाला। रिक्शा वाला ने। और ये अपने आप में अद्भुत है कि रिक्शा वाला ये नाम रख के भी हाँ ये एक मादे की बात है। आपको सामने इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि रिक्शा वाले को ना लोग बहुत ही निम्न स्तर का और इस तरह के काम सोचते हैं। उस टाइटल के साथ में फिल्म बनाना, और आपने खुद बहुत उसके वायरल होते हैं मीम्स और हर चीज़, हाँ जो एक्शन है रिक्शे में बैठ के आपने किया है वो करना उस समय आप जब कर रहे थे तो क्या चीज़ दिमाग में चल रही थी कि क्यों इस फिल्म को बनाया जाए? कमाल की बात ये थी कि चलत मुसाफिर करने के बाद वो फिल्म तो मुझे मिली थी गांव में ही, क्योंकि फिर सुधाकर भैया आए थे और हमको वहीं साइन किए थे यूपी में ही, और गोरखपुर में शूटिंग हुई थी। पर उसकी डबिंग करने हम आए मुंबई। तो उस दौरान मुझे बहुत सारे निर्माता मिलते थे, क्योंकि उस फिल्म का ट्रायल हुआ, देखे, गाना वाना सुने, सबको लगा कि हाँ। पर मुझे रोल ऐसे ऑफर होते थे कि मुझे लगता था कि तो इससे बढ़िया तो मैं सिंगिंग में कर रहा हूँ, ये सब रोल मैं थोड़े करूँगा, 2 मिनट का, 1 मिनट का, एक सीन का, ये सब मेरे को नहीं करना है। मैं वेट कर रहा था कि मुझे ऐसा कोई रोल मिले जो मैं जानता हूँ कि मैं करूँगा तो बहुत बढ़िया करूँगा, क्योंकि मैं पूरा फिल्मची आदमी, बचपन से फिल्म देखने का शौक, जैसा कि मैं बताया ही आपको। तो मुझे जब ये स्क्रिप्ट मिली निरहुआ रिक्शा वाला, और जब मैंने पढ़ा तो मैं बोला ये वो स्क्रिप्ट है जहां मुझे कुछ करना ही नहीं है। एक गरीब की कहानी है, मैं जन्म से ही गरीब हूँ, मैं गरीब घर में पैदा ही हुआ हूँ, इसके लिए मुझे ना कोई एक्स्ट्रा कुछ मेकअप लेने की ज़रूरत है, ना कुछ बनाने की ज़रूरत है, ना कुछ बनावटी करने की ज़रूरत है। और वो किरदार जब मुझे मिला, और वो जो निर्माता निर्देशक थे, जो राइटर थे, उनकी भी ये सोच थी कि भोजपुरी में एक ही तरह की फिल्में बन रही थी जिसमें कोई बहुत बड़े बाहुबली का बेटा है, इसकी कहानी, उसकी कहानी, राजा की कहानी, फलाना की कहानी, एक रिक्शा वाला हीरो हो सकता है, ये उन्होंने भोजपुरी में पहली बार दिया। और मुझे पता था कि ये रोल करने के बाद लोगों का एक प्यार अलग ही मिलेगा, और वो हुआ भी। इतना प्यार मिला कि लोगों को, आज बहुत लोगों को ये भी पता है कि एक रिक्शा वाला था जो हीरो बन गया। वो इस तरीके से जानते हैं। ऐसे भी बहुत लोग जानते हैं।
तो निरहुआ रिक्शा वाला नाम जुड़ ही गया मेरे साथ। और वो उपनाम भी जोड़ दिया गया निरहुआ, वो हाँ, गाने से भी हिट हुआ था और फिल्म से भी। गाने से भी हुआ था, फ़िल्म से भी, और फिर उस पे बहुत सारी फ़िल्में बनी उसी नाम से। और शुरू में थोड़ा चिढ़ भी होती थी कि इतना बढ़िया नाम है दिनेश लाल यादव, निरहुआ क्यों लोग बोल रहे हाँ, हैं। क्यों बोल रहे हैं यार, इतना बढ़िया नाम हमारे माँ-बाप ने रखा है। पर वो भी उसी फ़िल्म के दौरान, चलत मुसाफिर के दौरान ही उस फ़िल्म की हीरोइन ने नोटिस किया था और उन्होंने कहा कि चिढ़ो मत आप, ये जो पहचान आपको मिली है ना कि जिधर जा रहे हो, गाड़ी जा रही है तो हम लोग देख रहे हैं कि शूटिंग नहीं कर पा रहे हैं, लोग निरहुआ, निरहुआ, निरहुआ चिल्ला रहे हैं, कैमरा इधर लगा है, अब वो फ्रेम खाली कराने में 2-2 घंटे लग रहे हैं, इतनी भीड़ आ रही है, पता नहीं कहाँ से लोग आ रहे हैं और वो सब निरहुआ ही चिल्ला रहे हैं। ये आपका भाग्य है कि आपको इस तरह का फ़ेम मिल वो गया। नाम छप गया है वो लोगों के दिल नाम में। उस तो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? तो मुझे भी ये समझ में आया कि बात तो सही है यार। लोग नाम के पीछे भागते हैं, आपको नाम लोगों को ऑलरेडी लोगों नाम के दिल बनाना में है छप और चुका है। ये मुझे एक नाम दे रही है, जनता दे रही है, पब्लिक दे रही है। ये ले लेना चाहिए चुपचाप। फिर मैंने वो चुपचाप ले लिया और लेके उसको अपने नाम के साथ जोड़ ही लिया, दिनेश लाल यादव। निरहुआ मैं लिखना शुरू किया और मैं जब सांसद बना, तो सदन में भी वही नाम लिखा हुआ था, दिनेश लाल यादव, निरहुआ ही मेरी सीट पे लिखा हुआ था। वो भैया वो जो पहली फ़िल्म है जिसने एक टर्निंग पॉइंट के तौर पे मैं देखता हूँ निरहुआ रिक्शा वाला, जो आम जनता के बीच में आपको एक स्टार के तौर पे जिसने स्थापित कर दिया, उसके बाद जीवन में किस तरीके के बदलाव आए? क्योंकि वो फैन फॉलोइंग भी गज़ब थी उस समय और उसके बाद मुझे लगता है वो एक टर्निंग पॉइंट रहा होगा। उसके बाद मुझे ना एक एहसास ये भी था कि मैंने ज़िम्मेदारी तो बहुत बड़ी ले ली है। अब इस ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ मैं देखता हूँ, हर जगह देखता हूँ कि लोग एक बात बोलते हैं कि भाई कुछ हमको भी ज़िम्मेदारी दिया जाए। पर उस ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए कितनी मेहनत, कितनी तपस्या, कितनी लगन की ज़रूरत है, वो मैं समझ रहा था। और फिर मैं, हमारे जो गणेश आचार्य जी हैं, उनका सुबह और शाम 2-2 क्लास जॉइन किया मैं। सुबह भी जाके 1 घंटा सीखता था, शाम को भी सीखता था। फाइट मास्टर के साथ जाकर के मैंने फाइट की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। मैंने फिर वो पूरी तरह से, झोंक दिया। हाँ, कि मैं सिर्फ़ गायकी में बहुत अच्छा चल रहा था। मैं मतलब लाखों में चार्ज कर रहा था स्टेज शो करने का, लेकिन सब छोड़-छाड़ दिया और पूरी तरह झोंक दिया अपने आप को कि ये ही करूँगा अब। और ये मेरा ड्रीम भी था कि मुझे इस तरह कुछ मिल जाए तो फिर मैंने पूरी तरह से पूरी ट्रेनिंग लेकर के और फिर फ़िल्म करना शुरू किया और कभी भी उससे मुझे दिक्कत नहीं हुई। मैं एन्जॉय किया क्योंकि ये मेरे मनपसंद मेरा काम था। बचपन से ही फ़िल्मी अ, आदमी। फ़िल्मी आदमी, और खूब मैंने मेहनत किया। मैं दिन भर शूटिंग करता था, रात भर शूटिंग करता था। ट्रैवल कर रहा हूँ, उसमें सो ले रहा हूँ, फिर जाके शूटिंग कर रहा हूँ। सिलवासा शूटिंग हो रही है, वहाँ से पैकअप हो रहा है तो गाड़ी में सो के आ रहा हूँ, फिर मुंबई में शूटिंग हो रही है। यहाँ शूटिंग करके फिर ट्रैवलिंग में सो के कहीं और पहुँच रहा हूँ, वहाँ शूटिंग। फिर मैंने वो अपना जो पूरा जीवन है उसी में झोंक दिया। फिर मैं दाएँ-बाएँ कुछ देखा नहीं। 5 सुपर डुपर हिट फ़िल्म्स हुई बैक टू बैक और जुबली स्टार भोजपुरी के बने। बहुत एक साथ जब इतनी ज़्यादा मतलब क्योंकि वो मेहनत मेहनत की वजह से और लोगों का प्यार और वो सब चीज़ें, मुझे बहुत कम एक्टर्स या स्टार ऐसे हुए भोजपुरी में जो इतनी सफलता और इतनी प्रसिद्धि जिनको मिली हो। उसमें बहुत लोगों का हाथ था। एक तो था कि हमारे दर्शक इतना प्यार दे रहे थे और वो माताएँ-बहनें जिनको एल्बम से मैं पसंद था, वो भर-भर के आ रही थी थिएटर में देखने के लिए। और जो यहाँ निर्माता, निर्देशक, जो पूरी टीम थी, उनका भी बड़ा सपोर्ट था मेरे साथ। मतलब डांस मास्टर हों, डायरेक्टर हों, फाइट मास्टर हों, चाहे स्पोर्ट बॉय हों, चाहे कैमरामैन हो, हर किसी को यही था। उनको ये मैंने कभी किसी के आँखों में नहीं देखा कि हीरो तो ये बन रहे हैं तो हम क्यों मेहनत करें, नहीं। उनको लगता था ये साला अपना ही बच्चा है, ये बन जाए। सब लोग मुझे इतना सपोर्ट करते थे, इतना मेहनत मेरे पीछे करते थे। उस सबकी मेहनत का एक तो नतीजा था कि सब लोग अच्छी फ़िल्म बना रहे हैं तो मुझे उसमें कास्ट कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं। जो नहीं आ रहा वो भी बता रहे हैं और जो दर्शक हैं वो भर-भर के प्यार दे ही रहे हैं।
और जो मेरे को एक्टर थे डे वन से, चाहे वो पाखी हेगड़े हों, चाहे वो मनोज टाइगर हों, चाहे वो हमारे सुशील सिंह हों, जो लोग भी मुझे मेरी फिल्म में मिले, उन सबको मैंने सम्मान दिया और उनसे सीखना चाहा और उन लोगों ने मुझे सिखाया। और जो मुझे नहीं आता था फिल्मों में, जो लाइन नहीं समझ में आ रही है, जो सीन नहीं समझ में आ रहा है, जो टेक्निक नहीं समझ, वो लोग मुझे सिखाते थे, मुझे बताते थे। और मैं हमेशा एक चीज़ को ही रखा कि फिल्म जो अच्छी बन रही है सिर्फ टीम वर्क से बन रही है। टीम मेरी अच्छी होनी चाहिए। मुझे कोई ईगो नहीं है कि मेरी ही फिल्म है, नहीं। वो पूरी टीम की मेहनत है, पूरी टीम की मेहनत से ही बन रही है, तो सबका उतना ही सम्मान और सब लोगों का जो प्रयास चल रहा था, उससे अच्छी फिल्में बन रही थी। और एक चीज़ मैं देखता हूँ कभी-कभी किसी एक्टर को कि वो अपने से बढ़िया एक्टर से बचते हैं। मैं अपने से बढ़िया एक्टर ही खोजता रहा डे वन से, कि मैं तो एक्टर हूँ नहीं, मैं तो एक गायक हूँ, आया हूँ एक्टिंग करने। मुझसे जो मेरी माँ का रोल कर रहे हैं वो बेस्ट एक्टर होनी चाहिए, जो मेरे पिता का रोल कर रहे हैं वो बेस्ट होने चाहिए, इनसिक्योरिटी नहीं थी कहीं से भी। कहीं से नहीं। जो हीरोइन है वो बेस्ट एक्ट्रेस होनी चाहिए कि वो मुझे सिखाएं, मुझे बताएं। अगर विलेन भी है फिल्म का तो ऐसा होना चाहिए कि वो मुझे खा जाए, चबा जाए। हाँ, और मैं उनके सामने सीखूं, करूं। तो ये चीज जो है वो मुझे मतलब बेहतर बनाती गई और मैं जो चीजें नहीं जानता था वो सीखता गया। और फिर आज भी डे वन से जो लोग मेरे साथ काम कर रहे थे, आज भी वही टीम है, वही लोग हैं। और तो इसलिए आपकी वो अभी तक रिश्ते बने हुए हैं और आपके साथ लगातार काम। हाँ, मैं डे वन जिस प्रोड्यूसर के साथ काम किया, जिस डायरेक्टर के साथ काम किया, जिस एक्टर के साथ काम किया, आज भी वही सर्कल है, वही लोग, उनके साथ काम कर रहा हूँ। मैं गलत नहीं हूँ तो अमिताभ बच्चन के साथ भी आपने भोजपुरी फिल्म में काम किया है। जी, मुझे एक मौका मिला था उनके साथ और वो तो सपना पूरा होने जैसा ही था, क्योंकि अब जो बचपन से कोई बच्चा फिल्मची हो और हम लोग 80 में पैदा हुए, तो आपको पता ही होगा कि उस दौरान अमिताभ बच्चन मतलब हमारे लिए भगवान। और उनके साथ अवसर मिला तो वो सपना पूरा होने जैसा था और वो बहुत महान हैं। क्योंकि जब मैं उनके साथ काम करने गया और मैंने देखा कि मेरे सामने अमिताभ बच्चन आ गए, तो मुझे तो लगा भगवान ही उतर गए हैं, तो मैं तो ब्लैंक हो गया। पर वो इस चीज़ को समझ के और माहौल को वो ठीक करने के लिए जोक्स सुनाते थे और ऐसे पूरा सहज करके और वो करा दिए, नहीं तो हम लोग नहीं कर पाते। उनके सामने एक्टिंग करना वो मुश्किल काम है। वो भैया क्योंकि अभी सफलता पे सब बात करते हैं, आपकी सक्सेस पे, लेकिन जो संघर्ष आपने झेले हैं, मतलब मैं किस्से इतने हैं कि जैसे जब शो करने जाते थे, तो कई शोज़ में पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो मीलों पैदल चले जा रहे हैं। वो संघर्ष के समय याद आते हैं आपको? एक किस्सा ये है कि पेट्रोल नहीं है राजदूत में, तो फूँक-फूँक के फूँक-फूँक गाड़ियाँ। के चल रहे, पर उसको एन्जॉय करते थे। उससे कुछ ऐसा नहीं था कि हम उस चीज़ को बहुत उससे दुखी नहीं होते थे। हमको लगता था कि ये हमें कहीं अगर पहुँचना चाहते हैं तो ये परिश्रम तो हमको करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, नाम तो बनाना पड़ेगा। जब तक हम 100 स्टेज नहीं करेंगे, 500 स्टेज नहीं करेंगे, लोग हमको जानेंगे नहीं, जब तक हमारा नाम नहीं होगा, तब तक तो यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं। वो तो हमको पता ही था, क्योंकि हमको पता है कि जब तक आपका नाम नहीं है, तब तक आप हो सकता है बहुत बेहतर गायक हों, कोई नहीं पूछेगा। जब तक आपका नाम नहीं हो जाए, लोग आपको प्यार न करें, लोग आपको न डिमांड करें, तो कोई, आप कितने भी अच्छे एक्टर हों, कोई फ़िल्म में आपको काम नहीं देगा। वो तभी हो पाएगा जब लोग आपको चाहते हैं। तो वो लोग कब चाहेंगे, जब आप किसी तरह उनके दिल में जगह बनाइए। तो उसके लिए वो संघर्ष तो करना पड़ेगा, ये तो पता था और हम लोग कर रहे थे, दबा के कर रहे थे। संघर्ष की वैसी कोई कहानी याद आती है जो आज सोचते हैं तो लगता है कि मतलब खुद पे बड़ा गर्व होता है कि यार वहाँ से निकल के आए? हाँ, मतलब जब हम लोग बहुत बार, जैसा कि आपने कहा, बहुत बार ऐसा हमारे साथ हुआ कि हम प्रोग्राम करने गए, हमने प्रोग्राम कर लिया, रात भर हमने मेहनत से गाया और सुबह हमको पैसा ही नहीं मिला।
वो जो प्रोग्राम कराया वो गायब हो गया, जो भी चीज़ें हो गई, नहीं तो अब हम पैदल हो गए। ऐसा हमारे साथ बहुत बार हुआ और उस टीम के साथ हुआ जो हमारी एक टीम थी। पर अच्छा तब लगा जब वही टीम जो सर पे हारमोनियम लेके और पैदल मीलों हमने सफ़र किया था, वही लड़के हम चार्टर्ड प्लेन से ऑस्ट्रेलिया और फिजी में शो कर रहे थे। वही 5-6 लड़के, वही जो हारमोनियम लड़का बजाता था, जो ढोलक बजाता था, जो हमारे साथ कोरस करते थे और हम खुद, हम वही सब लोग जब हम 2005 या 6 में हमको ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम करने का अवसर मिला, फिजी में, न्यूजीलैंड में। तो वो जो भी शो में हम जाते थे, हम चार्टर्ड प्लेन से जाते थे और उस प्लेन में सिर्फ ये हमारी टीम होती थी। तो वहाँ बैठ के हम लोग आपस में बात भी करते थे, भाई पैदल चलना सफल हो गया। कभी ऐसा कोई पॉइंट आया जहाँ टूट गए हो, ऐसा लगा हो कि अब नहीं हो रहा है? कोई ऐसा पॉइंट आया? रिजेक्शन झेले लोगों ने, क्योंकि शुरुआत होती है ना, तो बहुत सारे लोग एक ज़हन में, क्योंकि उस समय जिस तरीके की फ़िल्में बन रही थी, जैसी चीज़ें हो रही थी, तो उसमें आपने बताया कि हर जगह एकदम अलग ही एक हीरो और ये सब। सामान्य परिवार का, सामान्य से दिखने वाला, पतला-दुबला सा, भले उसके अंदर कितना टैलेंट हो, वो नहीं दिखता था। उस समय का कोई ऐसा वाक़या या कुछ बताना चाहो? मैं तो वही आपको बताता हूँ, सबसे जो टर्निंग पॉइंट थी कि जब हमारा वो एल्बम हिट हुआ, मलाई खाए बुढ़वा, तो हम लोग चाहते थे कि थोड़ा और कुछ बड़ा हो, तो हमने एक एल्बम बनाया खुद ही से और उसको बना के रिकॉर्ड करके हम लोग गए दिल्ली बड़ी कंपनी में कि ये रिलीज कर दीजिए। तो उनको भी वही चाहिए था जो पहले हमने गाया था। हम बोले नहीं, वो किसी और का है, वो मैं नहीं गाऊंगा, तो ये नया बनाया, उससे अच्छा होगा, ये करिए। तो बोले ठीक है, तो रख दो, फिर बिकेगा तो तुमको पैसे देंगे। तो बोले ठीक है। उन्होंने बस इतना किया कि हम लोगों के लिए, हम जो एक दो लोग गए थे, उनके लिए रिजर्वेशन टिकट दे दिया दिल्ली से बनारस का, और हम लोग गए, उसको कैंसिल करवा के जो पैसा मिलता है वो लेके चालू बोगी में बैठ गए, ताकि वो उस पैसे से हमको कुछ खाने को भी हो जाएगा और हम अपने घर भी पहुंच जाएंगे। तो हम चालू बोगी में अपना 2 सीट के बीच में अपना पेपर अपना लेट के अपना पहुंच गए गाँव। तो वो भी करना पड़ता था। लेकिन जब वो एल्बम आया और ऐसे बूम किया, वो जब चलने लगा, जिधर देखो वही बज रहा है, शादी में, ब्याह में, ट्रक में, ट्रैक्टर में। वो एक ऐसा दौर था, लोग ट्रक में भी गाना बजाते थे, बस में बजाते थे, खेतों में ट्रैक्टर चल रहा है उस पे भी बज रहा है, सब जगह वही बज रहा है। तो फिर हम लोगों को बुलाया गया कि आप आओ और वो उसको शूट कर लो। तो हम लोग पहुंचे, तो बोले कि आपका ना क्रोमा कट जाएगा और बाकी जो मॉडल हैं वो लोग करेंगे। बोले आइडल मॉडल नहीं चलेगा सर, ये मेरा गाना है, मैं ही शूट करूंगा। तो वो लोग भी बोले यार इसको कौन समझाए, इसको कौन देखेगा। तो वो लोग फिर परेशान होकर बोले कि ठीक है, अभी एक शूटिंग होने वाली है और 1 घंटा लगेगा, वो अभी तैयार हो रहे हैं, वो स्टार थे, बड़े स्टार थे, उनको 1 घंटा लगेगा, तो 1 घंटा तुम्हारे पास है, 1 घंटे में जो शूट कर सकते हो कर लो। तो 1 घंटे का तो एल्बम ही था, वो साइड ए साइड भी होता था ना। तो हम बोले चलिए हम 1 घंटा में कर लेंगे। वहाँ एक ट्रॉली पे कैमरा लगा है, एक तो उस पे लगा है सब, और हम लोग बोले कि बजाइए आप गाना। वो बजा दिए और जो उनके मॉडल और डांसर वो लोग स्टेज पे आ गए और हम लोगों को बारात में जितना नाचे थे वो सब नाच दिए स्टेज पे। शादी वाला डांस। जितना जो जो पूरा जो जो कर सकते थे सब। कहाँ किसकी जरूरत है वो तो हमको पता ही नहीं है, पर हमको जो आता है हम सब कर सब दिए। कर दी। उसी एल्बम में सब नाच दिए हम। और फिर वो एल्बम ऐसा बिका कि उस कंपनी ने अपने सारे
एल्बम के प्रोडक्शन को रोक करके सिर्फ उसी को छापना शुरू कर दिया, उसकी डिमांड इतनी थी। और फिर घर घर में, मतलब एक बार सीडी घिस जाए तो दोबारा लोग ले लेते थे, इस तरह से वो चला। ये वाले एल्बम का क्या नाम था? निरहुआ सटल निरहुआ रहे सटल जी, रहे। निरहुआ सटल रहे। मैंने कहा ना, जहाँ से ये चेंज हुआ चेंज हुआ। वही वही निरहुआ सटल रहे, वही। बहुत सारे इंटरव्यूज में आपको ये सवाल पूछते होंगे, क्योंकि आप भोजपुरी के जो आन बान शान है उसके बारे में हमेशा वो गर्व के साथ उसको रखते हो। आप इतने अलग अलग देशों में, जैसे आपने बताया शुरुआती दिनों में ही ऑस्ट्रेलिया और फिजी और ये सब, लेकिन बहुत गर्व के साथ आप उसको रखते हो, और जो भी भोजपुरी माटी का है उसको बड़ा गर्व होता है जब आपकी बातों को सुनता है। लेकिन सवाल वही उठता है कि जो भोजपुरी फिल्मों में, गानों में उस तरीके की चीज़ें क्यों हैं जो ऐसा लगता है कि समाज को सही नहीं लगती। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? आप कलाकार के तौर पर एक समाज के लिए जो सोचते हो उसके तौर पर आपसे जब इस तरह के सवाल पूछते हैं कि भोजपुरी में बहुत गंदगी है या भोजपुरी फिल्मों में, तो आप उनको क्या जवाब दो? मैं ऐसा मानता हूँ कि सवाल ठीक है, क्योंकि जब तक कहीं कुछ गलत होगा नहीं तो कोई बोलेगा नहीं। पर उसको बदलने की जिम्मेदारी भी हम ही लोगों की है, और वो बदलना चाहिए। और हम लगातार जब से आए हैं तब से प्रयास कर ही रहे हैं कि उसको और कितना बेहतर बनाया जाए। और आज आप देखेंगे कि हम लोग उसको उस मुकाम पे लेके आ गए हैं कि आज जब हमारे फिल्म का गाना आता है, जान मारे जान हो मरून कलर सड़िया, तो सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे दुनिया में ट्रेंड कर जाता है वो गाना। हम लोग उस जगह तक पहुंच चुके हैं। वही फिल्म फसल अभी वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हुआ उसका, पूरी दुनिया सराहना करती है। माई फिल्म आई है जो जियो पे है, उसको लोग देखते हैं, सराहना करते हैं। तो ठीक है, हम एल्बम से शुरुआत की, और सच में एल्बम में ऐसा होता था कि मसालेदार गाने होते थे और होली में ज़्यादातर भौजी देवर का गाना होता था। तो शुरुआत हम सब ने वहाँ से किया, पर हम उसको अच्छा बनाने का प्रयत्न लगातार किए, और हमने उसको उस मुकाम पे ला दिया है। सिर्फ हमने नहीं, पूरी हमारी इंडस्ट्री ने, सारे लोगों ने, कि अब जो है बड़े प्राउडली हम लोग गर्व के साथ बोलते हैं कि आप देख लो फसल, देख लो, आप माई देख लो। अभी मैं मैके चली जाऊंगी आई थी, उसको लोगों ने देखा, मंडप देखा। तो अब हम ऐसी फिल्में बना रहे हैं जिसको देख करके सबको प्राउड हो रहा है कि हमारे भाषा की फिल्म है, और इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है भोजपुरी में, तो लोगों को गर्व हो रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें आम जनता की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने अच्छे भी गाने गाए हैं, भजन भी गाए हैं, जितने भी सिंगर्स हैं उनको भी लोग उतना सुने, उनको भी सुने, बढ़ावा दें। सराहना अच्छे करें। अच्छी फिल्मों को आप अगर प्रमोट करेंगे तो देखिए, एक जो कड़वा सच है वो मैं बोलता हूँ, कोई बोलेगा नहीं, मैं बोलता हूँ। कड़वा सच ये है कि चाहे एल्बम हो, चाहे फिल्म हो, ये एक इंडस्ट्री है, उद्योग है, व्यवसाय है। तो जो लोग यहाँ व्यवसाय करने बैठे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं ना, वो वहीं लगाएंगे जहां से उनको प्रॉफिट आएगा। और आप जो चीज देखेंगे ना, वहीं से उनको प्रॉफिट आएगा, और वहीं वो अपना पैसा लगाएंगे। क्योंकि हम भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो हमको पता है कि जिस चीज की डिमांड होती है उसी चीज की लोग सप्लाई करते हैं। तो आपकी डिमांड क्या है, अपनी डिमांड भी देखना पड़ेगा आपको। क्योंकि ये भी हमने देखा है कि अगर दिनेश लाल यादव राजनीति में आ गए, मनोज तिवारी राजनीति में आ गए, रवि किशन राजनीति में आ गए, और इन्होंने कहा कि हम भाई एक ऐसे जिम्मेदारी पद पे हैं, जिम्मेदार पद पे हैं, कि हम कोई ऐसे मसालेदार गाना और इस तरह की चीजें हम नहीं कर सकते। तो आप वही दर्शक हैं जिन्होंने इन तीनों को चेंज कर दिया, अपना टेस्ट चेंज नहीं किया। वही जो बेच रहा था उसके पास चले गए। अगर हम कह दिए कि अब हम ऐसा बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि नहीं, हम तो आप ही को देखेंगे। फिर आपने क्या किया कि जो आपको सुनना है, वो जो गा रहा है, फिर उसको आप सुन रहे हो। आपको जो खाना है खरीदोगे, वही दुकान बदल दोगे। अगर हम कहें कि हमारे दुकान में ये नहीं बिकेगा, तो वो कहेंगे तो तुम्हारी दुकान गई बेटा, बंद करो इसको, हम उस दुकान से ले लेंगे जो बेच रहा है।
अच्छा भैया, फिल्मी कीड़ा तो बचपन से था, लेकिन कभी सोचा था कि पॉलिटिक्स में भी आऊँगा? ना, कभी नहीं। मतलब दूर-दूर तक कभी मैं सोचा ही नहीं था कि मुझे पॉलिटिक्स से कुछ लेना-देना ही नहीं है। मुझे आता भी नहीं है, मैं क्या जानूँ पॉलिटिक्स के बारे में। मैं तो सिर्फ़ इतना देखा था कि कभी कोई नेता आ रहे हैं, वहाँ पे हमको बुलाया गया तो हम लोग गाना गाए, भीड़ जुटाए और उसके बाद जैसे कोई नेता हैं वो आए तो हमको बंद कर दिया गया कि बस शांत हो जाओ, हो गया तुम्हारा काम। हम तो इतना ही जानते थे, उससे ज़्यादा पता ही नहीं था। वो तो 19 में ऐसा हुआ कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले थे, चुनाव हो रहा था और उनके खिलाफ महागठबंधन बन गया था और ये है कि उनको रोकना है किसी तरह, किसी को बनना नहीं था, सिर्फ उनको रोकना था। हाँ, रोकना है इनको। और हम लोग एक चीज़ देख रहे थे, देखिए चाहे कलाकार हो, पत्रकार हो, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, देश का एक ज़िम्मेदार नागरिक अगर कोई है, तो वो भी ये चीज़ समझता है कि भाई देश का भला हो, पूरे देश का अच्छा हो। भले जीएसटी लागू हो जाए, हम भरेंगे, लेकिन हम उससे नहीं घबराएंगे कि हमको भरना पड़ रहा है। हमें चाहिए कि हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश की ताकत बने, कोई हमारा दुश्मन देश आंख न दिखा पाए हमको। ये हर जिम्मेदार नागरिक ये सोचेगा और एक कलाकार होने के नाते मैं भी यही सोच रहा था कि फिर मोदी जी आ जाएं। 14 में आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा एकदम। तो 19 में सब लोग घेरने लगे उनको और उसमें मुंबई में एक कार्यक्रम में हमको महाराज जी मिले, योगी जी। तो उन्होंने कहा कि तुम आओ लखनऊ, तुमसे बात करना है। तो हम सोचे कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं, हमारे लिए सम्मान की बात है। पर हम वो बात भूल गए, हम चले गए अपना मथुरा में शूटिंग कर रहे थे। फिर हमको कॉल आ गया कि मुख्यमंत्री जी बुला रहे हैं। तो हम गए तो बोले कि तुमको चुनाव लड़ना है। तो हम उनको भी यही बात बोले कि हमको नहीं आता है कुछ भी, हम जानते ही नहीं, हम कैसे करेंगे। बोले नहीं नहीं, कोई टेंशन मत लो, तुम लड़ो, क्या चाहिए बताओ, क्या चाहते हो तुम। बोले यही चाहते हैं कि मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो बोले बस तो हो गया, और क्या चाहिए। वो बने, उसके बाद तुम हारोगे कि जीतोगे, तुम अपने लिए तो नहीं सोच रहे हो ना कि ऐसा मुझे चाहिए इसलिए तो लड़ नहीं रहे हो। बोले नहीं, तो फिर क्या चिंता कर रहे हो कि सीट कठिन है कि क्या है कि क्या नहीं, जाओ। फिर मैं अपना गया, चुनाव लड़ा, इतने बड़े लीडर के सामने लड़ा, कठिन सीट से लड़े। कठिन सीट से लड़ा और मैं 19 में हार गया। फिर भी कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री जी बन लेकिन गए। आपने ज़मीन नहीं छोड़ी, ये हाँ, कमाल की बात थी। ये हमेशा क्योंकि मुझे चर्चा में वो रही कि आपने अपनी ज़मीन को पकड़े रखा। क्योंकि मुझे वही सीख मिली थी कि आपको छोड़ना नहीं है आज हम लोग। ये देखिए कमाल की बात, उनको पता था, उनको कितना अनुभव है, उनको पता था कि तुम छोड़ना मत, क्योंकि ये जीतने के बाद भी छोड़ देंगे। तो ये तो मुझे नहीं पता था और वही हुआ, वो जीतने के बाद छोड़ दिए। क्योंकि जैसे लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव आया, वो छोड़े, फिर हमको मौका मिला कि और हमने छोड़ा नहीं था आजमगढ़, तो हम जीत गए। और कमाल तरीके से जीते आप। और प्रारब्ध देखिए कि जिन योगी जी ने आपको इस इस क्षेत्र में आने के लिए मनाया, बात की, समझाया, उनकी फ़िल्म में आप बहुत कमाल का रोल कर रहे हो, पत्रकार का रोल कर रहे हाँ, हो। और ये देखिए मतलब हिंदी फ़िल्म में मुझे पहली बार अवसर मिला और मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैं बोला हाँ भाई मैं करूँगा, ये तो कमाल का रोल है। और चूँकि पत्रकार लोगों से तो मेरा जब मैं गायकी शुरू किया था, तब से ही मेरी दोस्ती यारी और सब लोग मुझे इतना मेरे बारे में लिखना, इंटरव्यू करना, वो गाज़ीपुर, जौनपुर और वहीं से शुरू हो गया था। तो मुझे पता था वो अनुभव था, तो मैंने कहा मैं अच्छा निभाऊँगा और फिर ये फ़िल्म आ रही है अभी 19 तारीख को और मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी। एक चीज़ भैया जो आपके साथ है, आखिर में आ रहा हूँ मैं, बहुत खुशमिजाज हो, लोगों के साथ एक रिश्ता रखते हो, लेकिन आपके बारे में ना बहुत सारी चर्चाएँ, अफ़वाहें भी बहुत फैलाते हैं। अच्छा, आपने अपने बारे में सबसे विचित्र टाइप की अफ़वाह जो सुनी हो, खुद बताइए आप? अरे बाप रे! मैं बहुत सुनता रहता हूँ पर मैं उस पे ध्यान नहीं देता हूँ। सबसे विचित्र जो सुना हो आपने? क्योंकि ना अब
वो इसलिए भी क्योंकि वो मैं बोल रहा हूँ कि आम जनता को लगता है और हर किसी को कि ये अपने जैसा है, अपना स्टार है। तो ऐसे लोग को ना लोग जल्दी टारगेट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए आपके बारे में अफ़वाहें या आपके बारे में गलत चीज़ें उड़ाना, उनको लगता है कि कोई बात नहीं, ये नज़रअंदाज कर देंगे। जैसे अभी आप बोल रहे हो कि मैं नज़रअंदाज कर देता हूँ। तो ये इसलिए हमेशा आपके बारे में वो सब चीज़ें होती रहती हैं। जैसे सबसे बेकार अफवाह थी वो तो यही थी कि लोगों को लगता था ना कि ये किसी लालच में आया है राजनीति में, इसको कुछ यहाँ पे बनना है। हम बोले क्या बनना है? अरे नहीं भाई, हम एक अच्छे उद्देश्य से आए हैं, एक अच्छी सोच और नीयत के साथ आए हैं कि हमको लगता है कि भाई प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और इनका जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका हमें विरोध करना चाहिए और इनके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। हम उनके सपोर्ट में हैं और मेरे इस सपोर्ट करने की वजह से अगर कोई भी व्यक्ति उनके सपोर्ट में आता है तो ये ही मेरी उपलब्धि है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। पर बहुत अफ़वाह ऐसी उड़ती थी कि अरे ये बहुत पैसा-वैसा लेके चुनाव लड़ रहा है, अरे ये बहुत जो है कुछ तो इसको लालच मिला है इसलिए अरे कुछ लालच नहीं भाई, कोई लोभ नहीं है। क्योंकि जो लाइफ हम लोगों को मिली है, जनता ने जो दिया है, दर्शकों ने जो दिया है कि हम गाँव में पैदल घूमते थे, गाँव में स्ट्रगल करते थे और वहाँ से जनता ने आशीर्वाद दे के हमको ऐसी जगह पे पहुँचा दिया कि फ़िल्म स्टार होना वो कैसी बात है वो आप जानते हैं। कि फ़िल्म स्टार 5 स्टार होटल में रहता है, शूटिंग करेगा, उसके बाद वो 5 स्टार होटल में रहेगा, सारी सुख-सुविधा उसके पास है। वो वापस क्यों जाएगा वहाँ पे स्ट्रगल करने गाँव-गाँव, फिर क्यों धूल में घूमेगा? लेकिन जब अपनी ज़िम्मेदारी को इस तरीके से कोई व्यक्ति समझता है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ और ज़िम्मेदार नागरिक हूँ, मैं किसी व्यवसाय में रहूँ, किसी पद पे रहूँ, मैं किसी सुख-सुविधा में रहूँ, लेकिन जब भी मुझे लगेगा कि मेरे देश के साथ कुछ अच्छा हो रहा है, उसमें मुझे योगदान देना चाहिए, तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। उसके लिए कोई कितनी अफ़वाह उड़ा ले, कोई कुछ भी बोल ले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और एक जो हाल-फिलहाल में आपने बहुत वो जो हमेशा आपका मृदुल स्वभाव रहता है, उससे अलग हट के बहुत क्लियर स्टैंड लिया, वो जब मराठी वर्सेस हिंदी वाला जो मुद्दा था। और ख़ासकर नॉर्थ इंडियंस को, यूपी बिहार के लोगों को एक ख़ास पार्टी की तरफ से जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया या जिस तरीके की खबरें, वीडियोज़ आए, उस पे आपने खुलकर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को बात कही थी। पहले तो और उसके बाद उन लोग की तरफ से या विपक्ष की तरफ से जो यहाँ पर हैं, उन लोग ने बोला कि महाराष्ट्र में आकर दिखाएँ और ये सब चीज़ें। आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को? देखिए, ये क्या होता है ना कि आदमी का जो स्वभाव होता है, वो ऐसा होता है कि वो उसकी मान्यता कैसी है, उसकी सोच कैसी है, उसी हिसाब से वो रिएक्ट करता है। तो हम लोग कैसे लोग हैं कि हमने बचपन से हनुमान चालीसा सुना है। हमको बचपन में ही मिल गया कि 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ना, हम 21 बार पढ़ रहे थे। उससे क्या होगा वो हमको नहीं पता था। पर हम बचपन में ही हमको मंदिर में गए, जहाँ हमारा स्कूल था वहाँ हमको मिल गया कि ये बेटा लो पढ़ो, कितना बार पढ़ोगे? तो हम बोले पढ़ेंगे 21 बार। पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। पर वो पढ़ते-पढ़ते आपके अंदर कब वो चीज़ें बैठ जाती है आपको पता नहीं चलता है। जब कोई घटना होती है तब आपको समझ में आता है कि आप इतने शांत स्वभाव के आदमी अचानक इतना उग्र कैसे हो जाते हैं। तो फिर मुझे समझ में आता है कि सूक्ष्म रूप धरि सिय ही दिखावा और विकट रूप धरि लंक जरावा। जहाँ ज़रूरत है कि हमें एकदम सूक्ष्म रूप में रहना, हम रहेंगे। लेकिन हमको जहाँ लगेगा कि जहाँ हमारे अस्मिता पे बात आ रही है, जहाँ कोई हमारे साथ गुंडागर्दी करके बात करना चाह रहा है, तो उसको हम अपना विकट रूप दिखा देंगे कि हम कौन हैं। वो अपने आप आ जाएगा, वो हम आप करते नहीं हो, वो अंदर है तो आ जाएगा। तो वो जो भी घटना थी, मुझे गुस्सा क्यों आया मैं बताता हूँ। अगर नेतागिरी चल रही होती, एक नेता किसी दूसरे नेता पे टिप्पणी कर रहा होता, एक दूसरे नेता को गाली-गलौच कर रहा, मैं कुछ नहीं बोलता। मुझे उससे लेना-देना नहीं है। वो जो बयान आया उनका
उस बयान की वजह से मैं एक दिन देखा न्यूज में कि एक लोकल ट्रेन में एक साधारण महिला जो उनके बयान के बाद फंस गई है, उसको पता ही नहीं कि वो राजनीति कर रहा है, वो एक साधारण महिला को बोल रही है, बोल बोल, नहीं तो भाग यहां से, निकल। बोले ये साला इतना नफरत फैल गया। तो मुझे गुस्सा आ गया कि ये अगर आपकी बात कोई सुनता है और आप इस पोजीशन में हो कि लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, तो आप इस देश को कुछ अच्छा मिले उसके लिए बात करो, समाज में भाईचारा बढ़े इसके लिए बात करो। अगर आपके फॉलोअर हैं, आप नफरत फैलाने के लिए उस पावर का उपयोग कर रहे हो तो ये गलत है। फिर मैंने बोला तो फिर करो, आ जाओ, इधर ही बैठा हूं, और मैं इधर ही था। वो तो ढूंढने का नाटक चल रहा था कि कहाँ हैं। अरे हम यहीं हैं और हम जानते हैं, हमको कानून समझ में आता है और देश कानून से चलेगा, गुंडई से नहीं चलेगा। नहीं तो हम तो जहां से आए हैं उससे ज्यादा गुंडा कहाँ है। आखिर में दिनेश भैया, ऐसी कोई बात जो फैंस आपके बारे में नहीं जानते हो और आप बताना चाहो? बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में जानते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात? पता नहीं लोगों को एक बात पता है कि नहीं, मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ। मैं अपनी ही फिल्म देखने बैठता हूँ तो मैं रोने लगता हूँ देख के, जब इमोशनल सीन आता है। या मैं जब मैं सीन करने के पहले बैठा हूँ, मुझे डायलॉग्स मिले और मैं वो पढ़ के ना वहीं से रोना चालू कर देता हूँ, तो डायरेक्टर ए लगा लगा कैमरा लगा, वो नल चालू हो गया निरहुआ भैया का, वो रोना चालू कर दिया यार सीन, चलो चलो लगाओ लगाओ फटाफट लगाओ। क्योंकि वो पढ़ते ही ना मेरा हृदय द्रवित हो जाता है, मैं बहुत द्रवित हो जाता हूँ कि ये इसके साथ बीत रहा है, इस किरदार को इस सिचुएशन में ला दिया गया है कि बेचारा ये गो थ्रू कर रहा है। तो वो मुझे फील होता है, मैं वही बन जाता हूँ, फिर मुझे अभिनय करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो फिर किरदार में जीने लगता हूँ। तो ये शायद लोगों को नहीं पता होगा कि मैंने अभिनय सीखा नहीं है, लेकिन जो भी किरदार मैं पर्दे पे करता हूँ उस समय मैं उसको जी रहा होता हूँ, मैं उसमें ढल जाता हूँ, लगता है मेरे साथ ही हो रहा है। वो डायलॉग्स पढ़ते हुए मैं रोने लगता हूँ एकदम से, और फिर जब देखता हूँ तब भी रोने लगता हूँ। कई बार तो थिएटर में मेरे बच्चे बोलते क्या कर रहे हैं आप, अभी हम लोग फिल्म देख रहे थे, सही आ रहा तो मैं हाचा खाचा क्यों रो रहा हूँ। बच्चे लोग क्या कर रहे हैं पापा आप। और जहां जहां उस हीरो के आंख में जितना आंसू टपक रहा था ना, उतना मुझे भी टपक रहा था। तो मैं बाहर निकलने के बाद वो लोग को बोला, भाई तुम लोग को एक्टर बनना है ना, तुम कितना एक्टिंग सीख रहे हो, सब सीखा हुआ रखा का रखा रह जाएगा, जब तक तुम इतना इमोशनल नहीं होगे कि वो सामने वाले का दर्द देख के तुम्हें भी उतना ही दर्द हो जाए। उस दर्द को अगर फील कर रहे हो तो ही तुम एक्टर बन सकते हो, या तुम अच्छी एक्टिंग कर सकते हो, या तुम्हारा किरदार लोगों के दिलों पे राज कर सकता है कि अरे यार ये लग रहा है कि इसी के साथ हो रहा है। तो ये तभी हो पाता है जब आप बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत किसी के दर्द को फील कर पाते हैं। तो ये है, मेरे ख्याल से इमोशन प्यार दोनों कूट कूट के भरा पूरा हुआ है भरा आपके है एकदम। अंदर। और वो चीज़ आपकी फिल्मों में निकल कर भी आती है। निकल के आती है, और कहीं ना कहीं तभी देखिए, बहुत लोग बोलते हैं ना कि सुपरस्टार होता सब कोई कलाकार ही है। सुपरस्टार वो होता है जो किसी किरदार को निभाए और जनता उसको एकदम दिल से प्यार कर ले कि अरे यार इसकी फिल्म है, चलो देखेंगे मजा आएगा। जिस पे उसको भरोसा हो गया वही सुपरस्टार है। कि आपकी फिल्म क्या बनी है उसको पता नहीं है, पर उसको सिर्फ इतना पता है कि अच्छा इसकी फिल्म है, चलो देखेंगे, ये है सुपरस्टार। कि और वो लोगों को इतना भरोसा हो गया कि जब निर्माता भी फिल्म बनाते तो आपके नाम से बनाने लगे, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ चलल ससुराल, निरहुआ चलल लंदन, निरहुआ चलल अमेरिका, निरहुआ लीडर। क्यों? क्योंकि वो गारंटी बन गई कि भाई दर्शकों को पता है कि इसकी फिल्म है तो मजा आएगा। आपको कोफ्त होता है कि आप सिर्फ ऐसा नहीं है, आपके साथ आपके शुरुआत के जो लोग रहे हैं जो मंडली में, वो भी आज भी साथ हैं
वो प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स वो हर कोई, जैसे आपने नाम लिया मनोज टाइगर से लेके सुशील सिंह से लेके सब, लेकिन जो खबरें बनाने वाले हैं वो सिर्फ हीरोइंस को रिपीट करने पे खबर बनाते हैं। हाँ, पर उसको लेके मैं इसलिए बुरा नहीं मानता कि जब मैं फ़िल्में देखता था ना, तो मुझे भी लगता था कि ये हीरो-हीरोइन का कुछ तो चक्कर है, नहीं तो गोविंदा ऐसे कैसे, करिश्मा के साथ ये यार ऐसे कैसे चल रहा है भाई? है। ये पूरा इतना देर तक उस हीरोइन को स्मूच कर रहा है, तो ऐसे कोई किसी को कैसे टच भी नहीं कर सकता यार, ये क्या चल रहा है? कुछ तो लफड़ा है, वो हमको भी लगता था। जब मैं फ़िल्मची हूँ, तो मैं जानता हूँ। मैं फ़िल्में देखता था, मुझे लगता था ये ज़रूर कुछ लफड़ा है। तो वैसे हमारे दर्शकों को भी लगता है, तो कोई उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, जोड़ी ऐसे ही नहीं बनती है। जोड़ी तब बनती है जब आपकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री होती है। जैसे पाखी जी के साथ मेरी बहुत सारी 25 फ़िल्में हमने किया, बहुत, और सब हिट थी एकदम। 25 फ़िल्में किया। फिर आम्रपाली जी के साथ हमारी फ़िल्में शुरू हुई। तो वो एक ऐसी अभिनेत्री हैं कि इतना अच्छा अभिनय करती हैं कि मुझे लगता है कि उनके साथ अगर फ़िल्म मैं कर रहा हूँ, तो सुपरहिट होना ही है। क्योंकि वो किरदार को इतना बखूबी प्ले करती हैं, उनको इतना समझ है और इतना, जैसा मेरा स्वभाव है, जैसा नेचर है कि उनके अंदर कोई स्टारडम नहीं है, कोई ईगो नहीं है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही अपने को-एक्टर्स के साथ काम करूँ जिनका कोई ईगो ना हो। जिनको मेरे को अगर कोई मिल रहा है कि भाई श्रेय मिल रहा है, तो उससे उनको कोई ईगो नहीं है। उनको कुछ श्रेय मिल रहा है, तो मुझे कोई ईगो नहीं है। ऐसी टीम में तो हमेशा काम करने का दिल चाहता है कि भाई ये फ़िल्म बहुत आसानी से बनेगी, कोई टेंट्रम नहीं होगा। चाहे वो ये कलाकार हैं, हीरोइन है, ये लोग कोई उसमें बाधा नहीं डालेंगे। फ़िल्म कैसे अच्छी बने, उस पे सब लोग काम करेंगे। तो ऐसी टीम के साथ जब आप बार-बार काम करते हैं, तो बातें होती है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे। वो तो हम लोग भी करते थे। वो बातें तो हम भी बनाते थे। मैं गलत नहीं हूँ तो आप ओटीटी पे सबसे पहले भोजपुरी स्टार हो ना जिसने ओटीटी पे काम किया है? ओटीटी पे हाँ, हम लोगों ने पहला ही किया था, पीपल का पेड पार्टी, पहला हमने किया था। उसके बाद हम लोगों ने किया ऑल्ट ऑल्ट के लिए वर्दी वाला आपने वर्दी किया? वाला हम लोगों ने किया। हम्म, उसके बाद मुझे हिंदी में भी पहला अवसर मिला, जो हमने किया था स्कैम 2। वो कमाल का रोल था। हाँ, स्कैम 2 किया। उसके बाद अब तो लाइन से मैं बहुत सारा कर रहा हूँ, बहुत हिंदी, मतलब लाइन से बहुत सारा। अभी ये अजय आ रही है, इसके बाद लाइन से कई हिंदी फ़िल्में, वेब सीरीज़ सब आने वाली हैं। और मुझे आनंद आ रहा है कि मैं अपने मन का अच्छा काम कर पा रहा हूँ और दर्शकों का प्यार मिल रहा है, तो ही कर पा रहा हूँ। इस समय का सपना क्या बस एक कलाकार का इससे ज़्यादा कुछ सपना नहीं होता है कि वो अच्छा किरदार करते-करते, फ़िल्म करते-करते, वो अपने जीवन के आखिरी साँस तक काम करता रहे। इससे बड़ा किसी स्टार का कोई सपना नहीं होता है, किसी कलाकार का कोई सपना नहीं होता है। कलाकार के लिए बस यही कि वो जीवन भर अपने फ़ील्ड में करता रहे, काम करता रहे। और हम लोग कर रहे हैं, तो यही अच्छा लग रहा है और हमको लगता है कि हम जीवन भर ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग मेहनती लोग हैं। आप भी जानते हैं कि हम लोग बहुत गरीब फैमिली से आए हैं। ऐसे परिवार से आए हैं जहाँ सोचना पड़ता था कि आज दाल बनी है, तो फिर आज सब्जी मत बनाओ, कल सब्जी बनेगी। तो जब ऐसे परिवार से आप आते हैं, वहाँ से आप यहाँ तक, तो फिर आपको पता है कि हम मेहनत करके ही आए हैं और जीवन भर मेहनत करके हम कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो आज भी अगर हमको कोई अगर अपनी फ़िल्म में कास्ट करते हैं और हम जाके काम करते हैं, तो वो उनको लगता है कि यार इतना मेहनत कर रहा है, इतना काम कर रहा है। हमको तो लगा तो ये सुपरस्टार है, तो टेंट्रम होगा, पर ये तो एकदम आ गया, तो बस सुबह से सबसे पहले पहुँच गया, काम कर किए जा रहा है, कोई इसका ईगो नहीं, कुछ नहीं। हम लोगों का जो डाउन टू अर्थ होना, वो बनावटीपन नहीं है। हम वहीं से आए हैं और उसको हम भूले नहीं हैं। तो इसलिए हमको अच्छा काम मिलता है और हम कर रहे हैं और जीवन भर करते रहें। किसी बात का डर लगता है? किसी बात से डरते हो आप? डर इसलिए नहीं लगता है कि मैं बहुत आध्यात्मिक आदमी हूँ और मैं खाली समय में बहुत किताबें पढ़ता हूँ। मैं दुनिया का कोई ऐसा दार्शनिक नहीं होगा जिसको मैं नहीं पढ़ा होऊँगा।
प्लूटो से लेकर के और हमारे ओशो से लेकर के, सुकरात से लेकर के, मैं सबको पढ़ता हूँ। और फिर हमें ये जो सांसारिक जीवन है ये भी और जो आध्यात्मिक जीवन है वो भी, दोनों का बैलेंस समझ में आता है कि भाई ये जो है चीज़ें, ये ठीक है, जीवन मिला है, हम ये जो अ, जीवन जी रहे हैं इसको एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। पर ये कुछ भी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो भी पता है कि ये सब बनावटी है, दिखावटी है, ये मन का सब खेल है, भ्रम है कि हम जी रहे हैं उस भ्रम में। पर सच तो ये है कि ना कुछ साथ लेके आए थे, ना कुछ साथ लेके जाएँगे। जब ये सच्चाई का भी आपको साथ में ज्ञान होता है, तो फिर आपको किसी बात से डर नहीं लगता है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आपके लिए सक्सेस या सफलता क्या है? मेरे लिए सफलता वही है कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं, वो जब ऐसा बोलते हैं कि आपकी फ़िल्म देख के मज़ा आता है। ये बोलते हैं कि आपकी फ़िल्म देखा और बहुत हमको लगा कि हमने गलती कर दिया, हम भाग के गाँव गए, अपने भैया से मिले, उनसे माफ़ी माँगे और परिवार देखने के बाद हमारा पूरा परिवार एक हो गया। फिर जब हम कोई फ़िल्म करते हैं और उसमें कोई चाची मिली, कोई चाचा मिला और वो बोलते हैं, यार ये नज़रिया तो हम सोचे ही नहीं थे कि कोई एक बेटी है, शादी होके आई है और पूरा घर-भर उसको ऐसे ऑर्डर कर रहा है जैसे कोई नौकरानी है। भाभी चाय, भाभी ये, अरे बहू ये, वो ये कोई सोच ही नहीं रहा कि भाई वो भी किसी की राजकुमारी है। वो अपने पिता के घर में परियों जैसी पली है। तो ये अभी मैंने मैं मायके चली जाऊँगी एक फ़िल्म हम लोगों ने किया था, वो देखने के बाद एक चाचा मुझे बोल रहे थे, बोले यार नज़रिया बदल दिया देखने का, बहू को देखने का। अब हमको लगता है नहीं, नहीं यार, वो जैसे मेरी बेटी है वैसे वो भी बेटी है। तो ये सब चीज़ें जब होती है तो लगता है कि हाँ, हम सफल हो रहे हैं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं उससे समाज में एक व्यक्ति भी हमको आके बोल देता है कि यार ये कमाल का मैसेज था। तो अगर हम अपने काम के थ्रू कोई भी मैसेज समाज में पहुंचा पाते हैं, तो वही हमारी सफलता है। बहुत-बहुत शुक्रिया भैया, आभार आपका। ये जो आपने अपने दम पर, अथक प्रयासों के दम पर, अपने एक कहूँ कि वो पैशन के दम पर, न सिर्फ़ एक्टिंग, गायकी इस फ़ील्ड में बहुत कमाल काम किया है, बल्कि जब राजनेता के तौर पर भी आप आए हो, तो समाज के लिए, हर किसी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से हम सभी के लिए सोचते रहें, समाज के लिए काम करते रहें, अपनी फ़िल्मों के ज़रिए लोगों को एक प्रभाव डालते रहें और इस तरीके से हम मिलते रहें, आपको सेलिब्रेट करते रहें। आपकी जो जर्नी है बहुत इंस्पायरिंग है। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद और मैं आपको इसलिए भी धन्यवाद दूँगा कि आप मुझे भूले नहीं। हम लोग 10 साल पहले से एक दूसरे को जानते हैं, तब भी आपने कोई शो अगर शुरू किया तो वहाँ भी मुझे बुलाया और आज भी जब एक आप शो कर रहे हैं तो यहाँ भी मुझे बुलाने के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।